जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। मैं हितेश गोलवाल अपने इस YouTube चैनल टारगेट एमपी पुलिस पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की कुछ सकारात्मक सोच के साथ। हमने इससे पहले मैंने 3 क्लासें और आपकी अपलोड हो चुकी है। 3 से 4 क्लासें लगभग इस चैनल पर विथ साइंस की अपलोड हो चुकी है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो कृपया करके पिछले तो वीडियो को एक बार जरूर देख ले ताकि आपकी लिंक बनी हुई रहे, क्योंकि आज का जो सेशन है ये पिछली 3 कक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपसे पुनः एक बार और आग्रह करता हूँ मैं कि आप उन कक्षाओं को देख लीजिए एक बार और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी रिसेंटली एमपीपीएससी के एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था और लगभग सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1, 2 या मोर देन 2 के लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ और उसके बाद हम जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित उसकी पीडीएफ सॉल्व करें। आइए, हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जब भी कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि आखिर इसमें ये कहना क्या चाह रहा है या फिर ये जो हमने चैप्टर लिखा है या हमसे क्या पूछना चाह रहा है आखिर का। तो हमने यहाँ पर लिखा पाचन और यहाँ पर लिखा तंत्र, और तंत्र को जो पाचन है इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव और तंत्र को हम बोलते हैं सिस्टम। तो पाचन से तात्पर्य क्या है? अच्छा आप बताइए कि तंत्र से तात्पर्य क्या है या सिस्टम से तात्पर्य क्या है? तो सिस्टम से तात्पर्य ये है दोस्तों या तंत्र से तात्पर्य ये है कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह को सिस्टम या तंत्र कहा जाता है। मैंने क्या कहा? जी हाँ, अंगों के समूह को, अंगों के समूह को या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। ग्रुप का मतलब समूह और ऑर्गन का मतलब अंग। तो वही बात हो गई कि अंगों के समूह को सिस्टम कहते हैं या फिर अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। अब पाचन से तात्पर्य क्या है, फिर डाइजेशन या डाइजेस्टिव से तात्पर्य क्या है? तो पाचन से तात्पर्य ये है दोस्तों, पाचन की परिभाषा हमें लिखनी रही तो हम ये बोलेंगे कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को एंजाइम की सहायता से भोजन के छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पाचन या डाइजेस्टिव या डाइजेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को एंजाइम की सहायता से, विद एंजाइम, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को एंजाइम की सहायता से भोजन के छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करने की प्रक्रिया या विभक्त होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम पाचन कहते हैं। और जो अंग पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन सभी से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और हमने यहाँ पर वापस एक टर्म यूज किए कि जो अंग पाचन की प्रक्रिया में इस प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं उन सभी से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी मैंने ये भी लिखा है दोस्तों कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन या अंगों का समूह। तो पाचन की प्रक्रिया में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, इसलिए हमने पूरा इसको लिखा है कि यह एक पाचन तंत्र है। मैं परिभाषा लिख देता हूँ। भोजन के बड़े बड़े अणुओं का, आप साथ के साथ में नोट्स बनाते चलिए तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और खैर हम तो आपको प्रोवाइड कराएंगे सही। भोजन के बड़े बड़े अणुओं का
एंजाइम की सहायता से। आपको ना किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए ना तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपको वापस से रिप्लाई दे सकें या उस टॉपिक को अच्छे से समझा सकें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एंजाइम, यदि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई ये एंजाइम क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका आकार कितना बड़ा होता है, या फिर एंजाइम से संबंधित हमारे क्वेश्चन किसी परीक्षा में आ चुके हैं, या फिर किस परीक्षा से संबंधित ये चैप्टर है, या किस परीक्षा से संबंधित ये टर्म हमें देखने को मिलती है, कहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम 100% कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट के रिप्लाई देने की या फिर आपको जवाब देने की। इधर भोजन के बड़े बड़े अणुओं का एंजाइम की सहायता से भोजन के छोटे छोटे अणुओं में, भोजन के छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होने की प्रक्रिया, विभक्त होने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और जो अंग और जो अंग पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं सारी चीजें इस बोर्ड पर क्यों लिख रहा हूँ, तो इसके पीछे कारण ये है कि एक तो आपसे हमारी कनेक्टिविटी अच्छे से बने रहे, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये जो कुछ स्टार्टिंग की कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है ना दोस्तों, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन हमारा आता है। उनके पूछने का रवैया अलग होता है, लेकिन चीज़ें वो कि वही होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा ओल्ड टाइप का टीचर हूँ, क्योंकि मैं लिखकर याद करने में और लिखकर याद करवाने में ज़्यादा सहज समझता हूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को लिख रहा हूँ। ये होता है, हमने यहाँ पर एक टर्म यूज की जिसको हम बोलते हैं एंजाइम, कि भाई जो एंजाइम होंगे इनकी सहायता से भोजन छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होंगे। तो व्हाट इज डेफिनेशन बिटवीन एंजाइम, एंजाइम की परिभाषा क्या होती है और एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, वेयर टू लिव इन द एंजाइम, एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी सी कुछ चंद सेकंड के बाद में। अब जो पाचन तंत्र होता है ना, इसको हमने पढ़ने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। पाचन तंत्र को पढ़ने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया हुआ है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि हम जब खाना खाते हैं, अब आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा सिस्टम खाने के ऊपर चलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव यदि किसी भी प्रकार के पोषण को लेगा तभी तो जाकर उसका जो पाचन तंत्र कार्य करेगा। भाई आप कुछ खाओगे नहीं तो पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करेगा। तो मेनली यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हम खाना खाते हैं और खाने के बाद जो आगे की भोजन के छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होता है उसे हम पाचन कहते हैं। ये बात हमने की। तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव क्या होता है तो उसे पोषण की आवश्यकता होती है। अब मेनली यदि हम जीवों की में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की बात करें, क्योंकि सबका पाचन तंत्र इसी प्रकार से कार्य करता है। हो सकता है कि कुछ डिफरेंट टाइप से कार्य करता हो, या उनमें कुछ विशिष्ट अंग ऐसे पाए जाते हैं जो इनसे सिमिलर नहीं हो, लेकिन हमारा जो एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो मनुष्यों के ऊपर आधारित, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम खाना खाते हैं और खाने में मेनली हम तीन चीज़ों को खाते हैं। हम जो खाना खाते हैं उन खाने में मेनली हम तीन चीज़ों को खाते हैं, और वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरे हम खाते हैं प्रोटीन,
और हम खाने में लेते हैं या फिर खाते हैं वसा को। अब हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि भाई यदि हम खाना खाएंगे तो इसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े अणु होंगे, वो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टूटता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, और ये हमारे शरीर के अंदर संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में और हमारे शरीर में संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद जो प्रोटीन होता है वो टूटता है पेप्टोन्स में, प्रोटीन टूटता है पेप्टोन्स में और हमारे शरीर के अंदर यह संचित होता है अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। और उसके बाद जो वसा होती है यह टूटती है ग्लिसरॉल में और ये हमारे शरीर के अंदर संचित होती है वसी अम्ल के रूप में, है ना, सॉरी, ये टूटती है वसी अम्ल के रूप में, ये टूटती है वसी अम्ल के रूप में और हमारे शरीर में ये संचित होते हैं ग्लिसरॉल के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने में एक सामान्य व्यक्ति किन किन चीज़ों का सेवन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारे पास कि भाई प्रोटीन का, सी ऑप्शन हो गया हमारे पास वसा का, डी ऑप्शन हो गया कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, और ई ऑप्शन हो गया कि ये तीनों, कि फर्स्ट सेकंड और तीनों। था हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो मनुष्य खाना खाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों चीज़ों का सेवन करता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्मतम इकाई, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है। तो कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्मतम या सबसे छोटी इकाई ग्लाइकोजन। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड। और फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वसा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ग्लिसरॉल। एग्जामिनर इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन मेनली ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। अब उसमें हो सकता है कि भाई वो बोले कि भाई वसा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और वो क्या करेगा कि एक ऑप्शन में ग्लिसरॉल दे देगा, अमीनो अम्ल दे देगा, ग्लाइकोजन दे देगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दे देगा। अब आपको मालूम पड़ गया ना कि भाई जो वसा होती है वो पहले वसी अम्ल में कन्वर्ट होती है और उसके बाद ग्लिसरॉल के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है। या फिर क्वेश्चन आता है कि भाई जो प्रोटीन है वह हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है। मैंने यूं नहीं कहा टूटता है, मैंने कहा है कि किस रूप में, और वसा संचित होती है ग्लिसरॉल के रूप में। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आगे की कि भाई जो, अब ये तो नहीं भाई मैं बोल दिया कि कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। अब कुछ बुद्धिजीवी होंगे तो सर बोलेंगे कि सर हम तो कार्बोहाइड्रेट कभी खाए नहीं, हमने तो रोटी खाई है, दाल चावल खाई है, तो मेरे भाई वो सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर इंक्लूड होता है। कोई बोलेगा कि सर हमने तो मांस मछलियों का सेवन किया है, सैंडविच का सेवन किया है, विभिन्न प्रकार के फलाहारों का सेवन किया है, तो वो सारी चीज़ें प्रोटीन्स में आती हैं। और जो घी है, वनस्पति घी हो गया, या फिर आपके जो ऑयल फैट्स वगैरह ऐसी चीज़ें वो वसा में काउंट होती हैं। तो इस प्रकार से जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में टूटता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है या इस रूप में संचित होता है। और क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से इस प्रकार से भी पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा गया है रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट यदि हमारे शरीर में टूटता है तो हमें ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट यदि टूटता है तो हमें ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट यदि टूटता है तो हमें ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त होती है, ना कि ग्लूकोज और ना ही कार्बोहाइड्रेट से। जैसे हम खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं कि भाई बॉडी बिल्डर बन जाए या फिर अचानक से पावर आ जाए। जैसे हम खाना खाते हैं कुछ समय व्यतीत होता है और उसके बाद हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, और वह किस प्रकार से होती है, तो इसी चीज़ों को तो हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं आगे की, अब बात करते हैं आगे की। ध्यान रखा करो, इधर पूछूंगा मैं आपसे।
क्या पूछना है ऐसा? बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ मैं, नहीं पूछ सकता हूँ क्या? अरे बोलो जल्दी। ठीक है मत बोलो, हम बोल दे रहे हैं। अब जो पाचन तंत्र है उसमें हमने देखा था कि भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो पाचन तंत्र है उसको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। जो पाचन तंत्र है आपका उसको हम दो भागों में कन्वर्ट करके विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहला भाग ये कि आहार नाल, ये जहाँ जहाँ पर भी खाना जाता है। पहला भाग कौन सा है? आहार नाल। आहार नाल से क्या समझेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी खाना जाता है, जहाँ जहाँ पर भी खाना जाता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई पाचन तंत्र की परिभाषा क्या है, तो भोजन के बड़े अणुओं का एंजाइम्स की सहायता से छोटे अणुओं में विभक्त होना। तो इधर क्या कि भाई ग्रंथियां, ये पाचन कराने वाली ग्रंथियां, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। अब सर्वप्रथम हमारा खाना कहाँ जाता है? जैसे खाना लिया तो खाना कहाँ जाता है? मुंह में जाता है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि भाई सबसे पहले जैसे हमने खाना खाया तो खाना कहाँ जाता है? तो दोस्तों खाना जाता है मुंह में। और मुंह में कौन कौन पाए जाते हैं? तो मुंह में पाए जाते हैं दांत, और एक पाया जाता है संवेदी अंग जीभ। और मुंह में और क्या पाया जाता है? तो जब मुंह में दांत और जीभ पाई जाती है तो इधर ग्रंथियां का हमें मालूम नहीं है सर, लेकिन हमारे जीभ के अंदर तो लार पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? लार पाई जाती है। तो वही तो एक एंजाइम है। तो पाचन करवाने वाली ग्रंथियां में आ जाएगी इधर एक नंबर पे लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों से एक एंजाइम स्रावित होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। उसके बाद खाना हमारा जाता है दांत, इसको चबाते हैं, जीभ से लारी ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं लारी ग्रंथियों से टाइलिन एमाइलेज एंजाइम निकलता है। और ये एंजाइम बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विभक्त करता है। अब किसके अणुओं को विभक्त करता है तो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद खाना जाता है मुंह के बाद आहार नाल। उसके बाद खाना कहा जाता है आहार नाल। और आहार नाल में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। आहार नाल में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसलिए कोई भी ग्रंथि नहीं होगी तो यहाँ पर एंजाइम का सिक्रेशन या स्त्रावण नहीं होगा। आगे बताऊँ आपको कि भाई ये ग्रंथियाँ क्या होती हैं। उसके बाद आगे नहीं, एक 2 मिनट रुक जाइए, फिर मैं आपकी सारी पिक्चर क्लियर कर दूँगा। आहार नाल के बाद जो भोजन जाता है वह जाता है आमाशय, या स्टोमक या पेट में। और जो पेट में यहाँ पर आमाशय ग्रंथियां पाई जाती है, यहाँ पर आमाशय ग्रंथियां पाई जाती है। इनसे कौन सा रस, हार्मोन, ये जूस निकलता है उसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद जो है खाना जाता है छोटे आंत में। उसके बाद खाना जाता है छोटे आंत में, और छोटे आंत से जो है यकृत या लीवर जुड़ा होता है। और उसके बाद आपका खाना जाता है दोस्तों बड़ी आंत में। और बड़ी आंत, जब छोटे आंत तक खाना आता है तो इस टाइम लगभग भोजन का पाचन पूर्णतः हो जाता है। और उसके बाद बड़ी आंत से होते हुए जो खाना है वह मलमूत्र के मार्ग से व्यर्थ खाना बाहर निकल जाता है, और जो उपयोगी है वो हमारे शरीर में इन 3 फॉर्म में संचित हो जाता है। किस किस फॉर्म में? यदि कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा, यदि आप प्रोटीन को लेंगे तो वह अमीनो अम्ल के रूप में संचित होगा, और यदि आप वसा को लेते हैं तो वो ग्लिसरॉल के रूप में संचित होता है। अब हमने यहाँ पर एक टर्म ली पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं ग्रंथियाँ या पाचन करवाने वाली ग्रंथियाँ। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया है कि हम जब भी मेरे टर्म को पूछें तो आप उसके बारे में पूछिए कमेंट के माध्यम से।
और नहीं तो मैं वैसे बता ही दूंगा। अब ग्रंथियां किसे कहते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन बिटवीन अ ग्लैंड्स, ग्रंथियों की परिभाषा क्या होती है। तो इधर देखिए, ग्रंथियों की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं ग्रंथियां। तो हमारे शरीर के वे अंग, हमारे शरीर के वे अंग जो किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं उन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई ग्रंथियां या ग्लैंड्स की परिभाषा क्या है, ग्रंथियां या ग्लैंड्स की परिभाषा क्या है। तो हमारे शरीर के वे अंग जो किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जो किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ, हार्मोन, रस या एंजाइम, ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर के वे अंग जो किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, हार्मोन, रस या एंजाइम तीनों का या तीनों में से किसी भी एक चीज का या फिर दो चीज का या फिर किसी का भी स्त्रावण करते हैं उसे हम ग्रंथियां कहते हैं। आई बात समझ में। एक बार फिर से, हमारे शरीर के वे अंग जो किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ, हार्मोन या रस या एंजाइम या इन तीनों का या इन दोनों का या किसी का भी इन तीनों में से का स्त्रावण करते हैं उसे हम ग्रंथियां कहते हैं। और जो ग्रंथियां, ध्यान से देखिए, जो ग्रंथियां हार्मोन्स का स्त्रावण करती है उनको हम अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं, उनको हम अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और वे ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर रस या एंजाइम का या इन दोनों का स्त्रावण करते हैं उनको हम बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां। आई बात समझ में। तो एंजाइम्स का निर्माण कौन करती है, तो बहिःस्रावी ग्रंथियां। रस का निर्माण कौन करती है, तो बहिःस्रावी ग्रंथियां। लेकिन 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 हार्मोन का स्त्रावण कौन करती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितना हमने पढ़ा है आपको वो समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं और बहुत ही टेक्निकल चीजें और नंबर ऑफ क्वेश्चन इन छोटी छोटी चीजों से बहुत सारे आते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर ज्यादा। अब मुंह में क्या क्या पाए जाते हैं, तो मुंह में पाए जाते हैं दांत और जीभ। और आपको मालूम है कि भाई जो दांत भी होते हैं, आपको तो शायद मालूम होगा ही। और दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और मनुष्यों में कुल दांतों की संख्या 32 ये 32 होती है। ये दांत क्या करते हैं कि जैसे ही हम खाने को खाते हैं तो उसको काटने का, चबाने का, छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह में रखते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो दोस्तों पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। और जब हम मुंह की बात करते हैं तो मुंह के अंदर दांत और जीभ दोनों पाए जाते हैं। अब इन दोनों से संबंधित कुछ फैक्ट है तो उनको भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो दांत होता है, इन दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये इससे संबंधित, इसलिए यहाँ पर साथ के साथ बता, दांतों के अध्ययन को, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। और ये प्रकार कौन से, ये है कर्तनक, कृंतक, रंध्रक, चवर्णक, चवर्णक और अर्धचवर्णक। ये सब डीपली क्वेश्चन आता तो नहीं है लेकिन कभी आ जाए व्यापम में कि भाई दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो कृंतक, रंध्रक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। और इंग्लिश मीडियम के लिए होते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और ये दांत क्या करते हैं, तो ये दांत भोजन को चबाने का, पीसने का, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब एक क्वेश्चन यही से आता है कि भाई मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है। क्वेश्चन क्या आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है, तो दांतों का इनामेल, दांतों का इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है। दांतों का इनामेल मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है,
मानव शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है या अंग होता है, बात देखिए मजबूत अंग होता है। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इस जेई के एग्जाम में, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, कि मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? दांतों का इनामेल होता है। और दांतों के कितने प्रकार होते हैं? तो 4। और कौन से? रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक और एक और बच गया है कृंतक, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसके बाद बात करते हैं जीभ की। तो जीभ क्या कार्य कराती है? तो जीभ एक संवेदी अंग है। जीभ क्या है? एक संवेदी अंग है। और जीभ एक मांसपेशीय अंग है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है। संवेदी अंग से तात्पर्य है कि हमें यह किसी भी चीज का आभास कराती है। ऐसी चीजें जो हमें किसी न किसी की फीलिंग्स या किसी का आभास कराती है उसको हम संवेदी अंग कहते हैं। और मानव शरीर के अंदर 5 प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। बताऊंगा आगे कक्षा में कौन कौन से है ना। तो जीभ एक संवेदी अंग है। और जो जीभ होती है ये हमें स्वाद का आभास या अनुभव कराती है, इसलिए जीभ को एक हमने संवेदी अंग कहा है। और जीभ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। यह पूरी तरीके से मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, इसलिए जीभ को एक मांसपेशीय अंग कहा है। और जहाँ पर मुंह खत्म होता है, जैसे कि हमारा मुंह है तो यहाँ खत्म हो गया, जहाँ पर मुंह खत्म होता है इस भाग को हम बोलते हैं मुख गुहा। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा। और यहीं से जो है भोजन का पाचन की शुरुआत हो जाती है। और इस जीभ के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, TEA। कौन सा? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लाइसोसोम मानव शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए के एग्जाम में कि मानव शरीर में सर्वाधिक लाइसोसोमों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक लाइसोसोम पाए जाते हैं जीभ में।